वहाँ अच्छा बाने कदी कदी रीस भी आ जाती कि कदी लड़या के थार सागे ना कदी कौन लड़या मैं एक राजगढ़ का नहीं तो उस जगह उसका नरेंद्र का कपड़ा धोंदी तो उनका भी जेल की ताहलम सरफ और पायत गाई मजदूर का दोबारा अच्छा। साबुन दे वाह मैं या को कोई ने अब तेर को आदमी रहता दूर से रख ना खूब प्रेम से रख तो वो खूब राजी राजी रहा कर दो ई किताब के ऊपर लिखेड़ो है धर्मपाल सिंह बालोटिया इतिहास 12 और बिंगे सागे सागे आज को पूरा दस्तावेज है मैं एक एक करके दिखाऊं तो करीब 5-7 दिन तो आगे कटिंग जो है वो पढ़ने में लग जावे बी टाइम का जो अखबार है पत्र पत्रिका आई और जो बीकानेर के माँ जो रियासतकालीन वहाँ पर प्रतिबंध करने को मुकदमों भी दर्ज हो मैं यहाँ कहूँगा तो बढ़िया रहसी और राजस्थान के ग्रंथागार में अभिलेखागार में जो डॉक्यूमेंट रखेड़ा बाकी पहली किताब जी की बागड़ में बिने ले गए बिन टाइम का फरमान जारी करी जाए सरकार की तरफ सारा का सारा दस्तावेज आज भी मौजूद और इनके व्यक्तित्व से भी मैं बहुत प्रभावित हूँ पिताजी क्योंकि जब मेरी शादी हुई थी उस वक्त मेरे पिता नहीं थे तो मेरा भाई था जब बात चली शादी की तब उनसे ये कहा था कि देखो बेटा तुम दहेज वहेज के बारे में मत वो करना जितना भी जैसा भी है आपके पास वैसे ही कर देना हमें कोई दहेज नहीं चाहिए हमें बस एक लड़की चाहिए तो बस हमें वही है तो उन्होंने ऐसे ही किया और बिना दहेज के और शादी करी थी कुछ ज़्यादा दहेज वगैरह कुछ डिमांड नहीं करी थी अभी पूरे सम्मान के साथ मुझे यहाँ रखा तो वो बोले धर्मपाल सिंह बालोटिया को जानते मैंने कहा मेरे पिताजी हैं तो बोलते जी उनको शत शत नमन एक वाक्य बोलता मैं सुनाऊंगा मैं उनके पास गांव में मिलने गया और जब मेरे पानी पिलाने लग गए तो मैं ऐसे ओक करते हैं ओक से पानी पीने के लिए किया तो उन्होंने मेरे को बोला फिर आप इसका मतलब मेरे को समझे नहीं है इंद्रिया जी क्या बात है मैं जहाँ तक मेरे ख्याल में मेरे अगर नाम सही याद है तो शायद इंद्रिया जी थे उनका ठीक है एमएलए थे वो तो वहाँ के एमएलए थे और वो वेटिंग रूम में इंतजार कर रहे हैं और वो बोल रहे हैं कि मैं गांव में गया तो उन्होंने मेरे को भी शर्मिंदा किया फिर तो मेरा जो जिंदगी भर का जो प्रचार बेकार गया आप खुद भी छुआछूत काम मिटी आप खुद भी मेरे सामने ये करोगे भूख मार रहे हो पिताजी जब अंतिम पड़ाव में थे तो कम से कम 8-10 साल यहाँ मेरे पास रहे थे अच्छा और वो अपने लिखते रहते थे और उनसे हम कहानी किस्से सुनते रहते थे तो कई किस्से उन्होंने रोचक सुनाए एक तो जब देवीलाल जी उप प्रधानमंत्री थे तब उन्होंने बताया कि मेरे को चंडीगढ़ बुलाया तो बोले मैं सोचा कि कोई काम होगा या कोई गाने बजाने का या किसी तरह का तो वहाँ जाके चंडीगढ़ और देवीलाल जी से मिले तो पूछा जी कैसे बुलाया मेरे को बोला अभी बताऊंगा मैं उसके बाद में हेलीकॉप्टर में बिठा के और राउतसर ले गए और ये कहा कि आपको मैं मतीरे खिला के लाऊंगा और वहाँ जाके मूंज की खाट पे बैठ के और हाथ से कोनी से मतीरे फोड़ फोड़ खिलाए और फिर मेरे एक वो कमीज पे लगा दिया बटन नुमा और बोले कि बालोटिया जी मनोरंजन को एक गाना सुनाओ वो मैं क्या गाऊं तुम क्या सुनोगे तो फिर उन्होंने ये गाना सुनाया कार्यक्रम के अंत में मैं उस चीज़ को छू के देखना चाहता हूँ गोद में लेके मैं हमारे डायरेक्टर साथी से निवेदन करूँगा कि वो ये हारमोनियम मुझे देवें जो उनकी विरासत थी ये वो हारमोनियम है जो ज़िंदगी भर पता नहीं कितने गांव की कितनी चौपालों में कितनी विपरीत परिस्थितियों में जाके अंधविश्वास के खिलाफ शिक्षा के जागृति के लिए समाज में व्याप्त तमाम तरह की बुराइयों को मिटाने के लिए अपनी बुलंद आवाज़ में दीदी ने अभी मेरे को बताया था कि जब वो गाते थे तो उनकी आवाज़ इतना अलाप लंबा और इतनी बुलंद आवाज़ थी कि पास पास अगर गांव होते थे तो लाउड स्पीकर की ज़रूरत नहीं होती है उसमें वो दूर तक सुन जाते थे। पॉडकास्ट विद विनोद स्वामी में एक बारी फिर मैं आप तमाम लोगों का सामना हाजिर हूँ और आज को कार्यक्रम मैं राजस्थान स्टेट की राजधानी जयपुर से करने लग रहा हूँ।
जयपुर वो कार्यक्रम करण खातर करीब सैकड़ों गांव की यात्रा करनी पड़ी। एक कार्यक्रम के बीज रूप में गांव की गुरबत कार्यक्रम भी है। वो दुनिया को एक अद्भुत पॉडकास्ट है जो को व्यक्ति के सागे नहीं हो गए, पूरे परिवार के सागे। तो सारा पहले पोतो जी सारा हूँ बहुत बहुत स्वागत सत्कार है कार्यक्रम में। ठीक है सुरेंद्र जी, मैं निवेदन करूँगा आपसे, पहली पो थारी कॉल आई तो क्यूकर मतलब मन ने क्यूकर कॉल करो थे? मेरे पिताजी के एक शिष्य हैं सुभाष बालोठिया जी, काली पहाड़ी बगड़ के पास, काली पहाड़ी के पास बालोठियों की ढाणी है जी। उसमें उन्होंने वो उस लिंक को, आपके लिंक को देखा और वो लिंक उन्होंने देख कर फिर मेरे पास भेजा और उस लिंक में से फिर मैंने आपके नंबर लेके और फिर मैंने आपसे संपर्क किया और ये सारा प्रोग्राम बनाया यहाँ के लिए। ये मेन तो सुभाष बालोटिया ने आपसे संपर्क। सुभाष जी का धन्यवाद है बहुत बहुत। ठीक है। अच्छा शकुंतला जी से मैं निवेदन करूंगा, इतनी देर थे बतान लग रहा थारी पढ़ाई भी टाइम कटे कटे रही? इस मामले में तो मैं ये कहना चाहूंगी कि पिताजी ने बालिका शिक्षा और पर्दा प्रथा और जैसे नशा उन्मूलन, तो जिन कुरीतियों के विरुद्ध में जो उन्होंने छेड़ा युद्ध, तो उसमें ये नहीं कि वो केवल दूसरों को ही प्रेरित करते थे या कहते थे, वो इन सब चीजों को उन्होंने सबसे पहले अपने जीवन से शुरू किया, अपने जीवन में भी अपनाया। कि 1948 के लगभग उनकी शादी हुई तो उस समय जो है पर्दा, उससे पहले से ही वो इस आंदोलनों में प्रयासरत थे। तो उन टाइम पर भी मेरी माँ की 5 बारातियों के साथ, यानी दहेज प्रथा का जो है ना वो खत्म करना, और 5 बारातियों के साथ बिना कुछ लेन देन के 1 रुपए नारियल के और खुले मुंह बिना पर्दे के शादी करके आए थे। और उसके बाद में मेरी शादी में भी बिना जो खुले मुंह और वही 5 बाराती और बिना कोई लेन देन के, यानी उन्होंने कथनी करने में कभी भेद नहीं रखा। वो जो चीजें उन्होंने समाज में जो सुधार जो करने चाहे थे, तो समाज वाले सुधार उन्होंने अपने जीवन से शुरू की, अपने जीवन में भी वही अपनाया। जी जी जी। और इसी तरह से क्या है कि जैसे बालिका शिक्षा का है, तो हमारे आस ढाणी थी छोटी, उसमें कोई 30-40 परिवार थे, घर थे। तो 30-40 परिवार घर थे जिसमें केवल लड़के पढ़ते थे, वो भी 3 कोस 2 कोस बाहर के, जैसे ये पैदल जाके वीरेंद्र और सुरेंद्र ये जाते थे कादमा। अच्छा अच्छा। तो वहाँ कादमा में क्या है कि 1.5-2 कोस पैदल जाना पैदल आना। तो वहाँ ढाणी में तो कोई स्कूल ही नहीं था। तो ऐसी स्थिति में आसपास के जितना भी एरिया था गांव का, कोई भी लड़कियां नहीं पढ़ती थी, क्योंकि जहाँ मतलब एक तो बालिका शिक्षा का प्रचार ही नहीं था, दूसरा जैसे हमारे ढाणी में तो स्कूल ही नहीं था। ऐसे छोटे छोटे गांव थे जिनमें स्कूल नहीं थे। बड़ी जगह जहाँ कस्बे वगैरह थे तो वहां पर पैदल लड़के ही चल करके जाते थे, लड़कियां थी। तो उस समय मैं 6 साल के लगभग थी। तो मेरी 6 साल की उम्र, जिसमें हरियाणा में तो घूंघट पड़ता है तो रोड मोड सिरे, और उस समय महाजन मेरे को छोड़ करके आए। अच्छा। तो वैसे कपड़े भी इसी तरह के लड़कियों के से पहन रखे थे सुबह। तो वहाँ लड़कियां सब बोली कि अरे ये तो कन्या विद्यालय है, बोले कहीं अब के इसको लड़के का ही एडमिशन करवा दिया। तो इस तरह से उन्होंने मतलब आसपास के एरिया में केवल मैं पहली लड़की थी, और हमारे गांव में तो तब काफी सालों तक लड़कियों को नहीं पढ़ाया। तो उसी स्थिति में क्या है कि बालिका महाजन में पढ़ी। फिर 65 में क्या है वो पाकिस्तान वाला युद्ध हुआ। तो युद्ध हुआ तो माँ हमारी थोड़ी सी वो थी, तो बोली नहीं वहाँ तो जो है महाजन में तो गोला पड़े हैं दोहरा। तो बोले मेरा तो एक ही छोरी है। तो फिर पिताजी ने मेरे को बगल में डाला। अच्छा, युद्ध की वजह से? क्या बात है। तो बगल में डाला, और उसके बाद में फिर बगल के बाद में फिर संगरिया में केशवानंद जी वगैरह से
भाई मिलना जुलना होता था। तो उन्होंने ये कि भी आप अपने आप आपकी अपनी संस्था है, आपने के सहयोग से चंदा किया गया है, तो उस हिसाब से ये आप अपने बच्चे को यहाँ क्यों नहीं डालते हो? जी जी। तो उसके बाद में फिर 9वीं 10वीं मेरे को संगरिया से करवाई जी। और मेरे बाद में ये जो छोटा है, आप बड़े बड़े हैं मतलब? मैं सबसे बड़ी। फिर तो ठीक है, मैंने माइक आपकी तरफ सबसे पहले बढ़िया कर दिया प्रोटोकॉल के हिसाब से। मैं तो बस यही कहना चाहूंगी कि बालिका शिक्षा के बारे में केवल प्रचार नहीं करना, समाज के अंदर सुधार करने के लिए लोगों को नहीं बताना के बजाय खुद मतलब मुझे भी जो है इतनी गांव में स्कूल न होने के वजह इतनी दूर दूर, जबकि आर्थिक परिस्थितियों से जूझते हुए भी ये उन्होंने जो है ना ये काम उस समय मेरे जो शिक्षा का है वो उठाया। तो इस तरह से क्या है कि सारी उनके जीवन की जो भी बातें थी वो अपने जीवन में उन्होंने बखूबी डाली। एक चीज मैं बीच में पूछना चाहूंगा, एक तो आप खुद शिक्षा विभाग से रिटायरमेंट हुए गए अब, और आपको राज्य स्तरीय अवार्ड भी मिला है अच्छी एजुकेशन देने के लिए, और अभी जो है वो आपके पिताजी के साथ, जैसे वो तो बाहर ही रहते थे, लगभग इधर उधर घूमते रहते थे, आज एक जगह कार्यक्रम है, दूसरी जगह कार्यक्रम है, ये है तो ऐसे में तो उनके साथ जुड़ी हुई कोई जिंदगी की ऐसी रोचक बात जो बड़ी प्रेरणादायी है बच्चियों के एजुकेशन के लिए भी या समाज के लिए भी, कोई किस्सा जैसे अपने माँ बाप के साथ जो जुड़ा हुआ कोई विशेष कोई उनकी बात याद है? 1.5 महीने की जो छुट्टियां होती थी, जी जी, बीच में तो इतनी दूर रहते थे तो आते नहीं थे, साधन नहीं थे। 1.5 महीने की छुट्टियों में जब घर रहते थे तो उस समय की जो उनकी बहुत सी बातें, जो बहुत सी सीख है, मुझे आज भी याद है कि जिससे कि मतलब है परिवारों के बीच में, जैसे कभी कभार प्रोग्राम भी मैंने देखे हैं उनके, तो उन प्रोग्रामों के बीच में जो आम जनता को जो कुछ बातें बताते थे वो मैं भी सुनती थी। तो ऐसे में क्या है कि मेरी शादी के बाद की एक जो है ना है, शादी के जैसे ही विदाई वगैरह जो हुई तो पिताजी ने मुझे एक बात जो कही जो मुझे लास्ट तक याद रही कि बोले औरतें जो है खोद खोद के पूछती हैं ससुराल के बारे में, तो हो सकता है कि भाई तेरी माँ भी तेरे को पूछे या और भी कोई पूछे, तो एक बात हमेशा याद रखना कि जहाँ जिस तू घर परिवार में जा रही है, कभी भी तेरी माँ को आकर के उनकी बुराइयां या उनकी कमियां जो है माँ के सामने कभी नहीं कहते। क्या बात। और इसका ये तक कि मैंने मेरी सास की बुराई कभी भी माँ के सामने या कहीं किसी और के सामने कभी नहीं की। तब इसका कभी कभार माँ भी जो है ना इस मामले में थोड़ी सी भी हो जाती है। कोई बात बताइए तेरी सासू बहुत अच्छी है, बताओ कभी भी मुझे बुराई को नहीं। वो पिताजी की सीख आज तक मुझे लास्ट तक हुई कि मैं अपने परिवार में मेरी ननद या सास की जो माइनस पॉइंट बहुत जिंदगी में आए, ऐसी नहीं है कि आ जाते हैं वो तो ऐसा कोई परिवार था जो मुझे कोई तकलीफ होता है, सुनना भी पड़ा, हर तरह की घटनाओं के बीच से गुजरने के बावजूद भी मैंने मेरे परिवार में आकर के या कभी मतलब बताया नहीं, आगे मेरे से आगे जिक्र नहीं किया कि मेरे साथ ये कोई प्रॉब्लम्स भी आई। तो बहुत सी इस तरह की जो है जो बातें वो परिवार के बीच में, और एक क्या कि जैसे मान लो रास्ते चलते चलते ही खड़े हो गए, रास्ते चलते चलते ही खड़े हो गए, तो पिताजी हमारे ये थे कि भी आराम से घर आओ, बैठो, गॉसिप करो, गपशप लगाओ। तो रास्ते में कई बार क्या होता है कि जैसे बात करने लग जाते हैं तो घंटों निकल जाते हैं। वाह, बड़ी बात। तो इस तरह की बातें छोटी छोटी जीवन की बातें काफी बताते रहते हैं। कुछ और पूछेंगे कर्नल साहब, आपका भी स्वागत है, आप बड़े बेटे हो उनके, और बेटी को मैंने पहले इसलिए लिया कि असल में आपने राजस्थानी में खंड काव्य लागे 2nd ईयर में, कवि है बहुत बड़ा और बहुत सहज लिख्यो, कह रहा आधो आध अंग पूरो जद मिनख लुगाई कुण कम है, जे नर है नद पुरुषारथ रो तो नारी उणरो उद्गम है। तो पहली जी को है वो अर्धांगनी जी को भी में देड़ो है, तो शिव जी तो ये बात खतर भी शकुंतला जी ने बहन जी ने मैं पहली ली। हाँ, परिवार के बारे में यानी धर्मपाल जी के थे कितना बेटा और बेटियां हो, इन बारे में थोड़ा सो एक बारी
जानकारी दो। 4 भाई बहन है, बड़ी जी। बहन तो शकुंतला जी है, जी जी फिर मैं हूँ जी। सुरेंद्र, और एक छोटा भाई है नरेंद्र। नरेंद्र जी, हाँ नरेंद्र जी अभी उपस्थित नहीं हो पाए आज, चलो बाहर होंगे, कोई बात नहीं। तो माता जी की उम्र कितनी होगी अभी? मेरे को तो 97 97 के आसपास। मुझसे 20 साल बड़ी है। हाँ, तो आप रिटायरमेंट हो गए, और 60 में तो रिटायरमेंट ही होते हैं। 54 में रिटायर थे, 2009 में रिटायर हो गए थे ना। अच्छा अच्छा, मैं 75 साल 75, हाँ तो हो गया 95 सीधा ही पड़ा है। 75 की हो गई, और नवंबर से 76 में लग जी, गई जी, हूँ, जी। तो 95 जी। 96 शुरू हो रहा है इनको। तो कर्नल साहब थे तो सेना में मस्जिद काम करियो तो था ने SM और VSM बोले, यानी सेवा मॉडल और विशेष सेवा मॉडल भी मिले। सेना मेडल और विशेष जी, सेवा जी, मेडल, हाँ, ठीक है। और कई लड़ाइयाँ भी थे लड़ी, कारगिल जिसे युद्ध में, और सियाचिन गे में भी आप मोर्चो संभाले हो, देश की रक्षा करी सीमाओं की। सारों पहले तो थाने सैल्यूट है। मैं कारगिल के शहीदा ने समर्पित करके सर एक किताब लिखी बच्चा खातर, तो भी वो समर्पण कारगिल के शहीदा ना हो, मैं समर्पण में लिखियो कि लेकर तिरंगा चोटी ऊपर चढ़ गए जो, कुचल कर दुश्मन की छाती को बढ़ गए जो, अपने खून से शीश वतन की माटी को, सलाम उन वीरों को, सलाम उन वीरों को। तो एक कवि का जो है वो बेटा कर्नल होने पर भी नाज की बात है। मैं कुछ एक बात आपने पूछना चाहूँगा, आप राष्ट्रपति अवार्डेड भी हो, तो थारा अनुभव पिताजी के सागे कह रहे हैं, और नौकरी लागने बाद में जिया मारबर का जगह मैं भी राइटर हूँ, तो बाद में यहाँ कहने लगे जाकर रहने दो पापा, अब मैं घर संभाल लियो, क्या मी जाओ थे, क्या मी जाओ, तो क्या थारा अनुभव हो रहा बताओ। ठीक है, आपने और कोई दिक्कत तो नहीं माता जी? कोई दिक्कत अगर बैठने में परेशानी हुए तो मैं एक बार ही थाने बैठे बिठा दूँ, कोई दिक्कत को नहीं? हाँ ठीक है कोई दिक्कत जी कर्नल साहब। मुख्य रूप से जितने हाँ। उनके जितने आयाम के वो धनी थे, जी जो आप जिस बोलते हैं कि सो मेनी हैट्स ही वाज पुटिंग ऑन, तो जो जिस चीज के बारे में आपने जिक्र किया, मैं वहीं से स्टार्ट करता हूँ। जी। जैसे छुआछूत के लिए, छुआछूत के लिए, उसके बाद में पर्दा प्रथा है, उसके लिए व्यवस्था के लिए, उसके बाद में एजुकेशन के लिए, आर्य समाज के फॉलोअर के रूप में। जी जी। तो ये जो जितने भी आयाम हैं, इनके बारे में जो मैं खुद जो महसूस इंसिडेंट्स आपको नरेट कर सकता हूँ एक एक करके, वो मैं बताना चाहता हूँ। बताइए सबसे पहले तो छुआछूत के बारे में ही। हम्म मैं एक बार पार्लियामेंट अटैक जब इंडिया में हुआ था, तो हमारी पलटन दिल्ली में थे, मोबिलाइज कर दिया था हमें पाकिस्तान बॉर्डर पर। जी जी। लड़ाई के माहौल लगभग बन ही गए थे। हम्म फिर कुछ इंटरवेंशन हुआ और वो स्थिति सामान्य हो गई, लेकिन हमें वापस नहीं लाया गया। रतनगढ़ के आसपास हमें डिप्लॉय कर दिया गया। तो थोड़ी सी शांति सी हुई, तो मैं छुट्टी लेके घर आना था। बच्चे दिल्ली में ही थे, तो रेलवे रतनगढ़ रेलवे स्टेशन के ऊपर मैं फर्स्ट क्लास टिकट थी मेरे पास, उधर बैठा हुआ था वेटिंग रूम में। तो एक जनाब और भी थे। तो हमारा फौजियों का एक नॉर्मली एक कायदा कानून होता है, जो भी कोई आसपास बैठे ऐसे तो अपना इंट्रोड्यूस बात कर लेते हैं, और अगले से बातचीत का रास्ता निकल जाता है। तो मैंने उनको इंट्रोड्यूस किया, कर्नल बालोटिया, आप जनाब कौन है? तो वो बोले धर्मपाल सिंह बालोटिया को जानते? मैंने कहा मेरे पिताजी हैं। तो बोलते जी उनको शत शत नमन। एक वाक्य बोलता मैं सुनाऊंगा। मैं उनके पास गांव में मिलने गया, और जब मेरे पानी पिलाने लग गए तो मैं ऐसे ओक करते हैं, ओक से पानी पीने के लिए किया। तो उन्होंने मेरे को बोला, फिर आप इसका मतलब मेरे को समझे नहीं है इंदलिया जी। क्या बात है। मैं जहाँ तक मेरे ख्याल में, मेरे अगर नाम सही याद है तो शायद इंदलिया जी थे उनका। ठीक है। MLA थे वो, तो वो वहाँ के MLA थे, और वो वेटिंग रूम में इंतजार कर रहे हैं। और वो बोल रहे हैं कि मैं गांव में गया तो उन्होंने मेरे को भी शर्मिंदा किया, फिर तो मेरा जो जिंदगी भर का जो प्रचार बेकार गया। आप खुद भी छुआछूत कमेटी, आप खुद भी मेरे सामने ये करोगे, भूख मार रहे हो। साथ ही हमारे घर पे काम करने के लिए एक साथी रखा हुआ था हरिजनों का। तो जब शुरू में लाया गया तो गाँव के लोगों ने बहुत ऑब्जेक्शन किया कि हुक्का नहीं पिएगा हमारे साथ बैठ के, ये आप कुएं से पानी नहीं भरेगा आपके लिए। तो उन्होंने कहा नहीं, ऐसा ये कुएं से पानी भी लाएगा और ये हुक्का भी भरेगा और ये हमारे साथ बैठ के खाएगा भी। आपको किसी को एतराज हो तो अपने घर में रखना, यहाँ लाने जरूरी है। क्या बात। तो ये तो था छुआछूत के बारे में। पर्दा व्यवस्था के बारे में, जब मम्मी की माँ की शादी हुई और जब लाए तो जाहिर है वही सेम सिचुएशन थी कि भाई पर्दा तो करेंगे। तो उस टाइम भी गाँव वालों की बोला नहीं, पर्दा नहीं होगा, बिना पर्दे भी उतनी शर्म लिहाज अपने बड़ों की जा सकती है। तो ये पर्दा व्यवस्था के, तो ये सब चीजें मैं इसलिए बता रहा हूँ, ये सब
जो चीज बोलते थे वो अपने उनके जो जहन में थी वो घर पे भी लागू थी। एजुकेशन के बारे में जो अपना डॉक्टर निरंजन स्वामी जिसकी बात की है, हम दोनों ही, मैं और वाइफ, बाबा रामदेव के यहाँ उनके कमरे पर जहाँ रहते हैं रेजिडेंस में मिल गए थे। कुछ प्रोफेशनल बातें जिसकी हो रही थी योगा के बारे में, हम दोनों भी योगा फील्ड में ही हैं। तो एक जनाब हमें बैठा सुन रहे थे, तो रामदेव जी से जो बातें चली तो वो आ गए हमारे पास। तो उन्होंने कहा कि आप बालोटिया कैसे? मैंने कहा इसी तरह से हम तो धर्मपाल सिंह बालोटिया जानते हैं। मैंने कहा मेरे तो रामदेव जी को उन्होंने बोला, बोलता रामदेव जी ये जो जिस हस्ती की बात कर रहे हैं मेरा शत शत नमन, और आज मैं जो कुछ भी हूँ उनकी वजह से। क्या बात। वो थे डॉक्टर निरंजन स्वामी, या नाम शायद हो सकता है याद नहीं हो, लेकिन सरनेम जरूर याद है मुझे। और वो आई सर्जन थे, बहुत ही प्रसिद्ध आई सर्जन थे। अमेरिका में 20 साल काम किया उन्होंने। तो उस वक्त वो अखिल भारतीय संत समाज के अध्यक्ष थे डॉक्टर स्वामी। तो उन्होंने बोला कि हम तो गांव में थे, ऐसे ही भेड़ बकरियां ऊँटों के गायों के पीछे घूमते फिरते थे, लेकिन बालोटिया जी हर साल वाघामड़ी मेले में आते थे। और ये एक पॉइंट पर बहुत एम्फेसाइज करते थे कि छोरो बच्चों तुम ये दाएं बाएं जो खेत घर ठीक है मदद करो, घर की भी खेत में भी मदद करो, पशु पक्षियों में मदद करो, लेकिन अपनी पढ़ाई नहीं छोड़ना। क्या बात। तो ये पढ़ाई जिंदगी में तुम्हें आगे रास्ता यही दिखाएगी, नहीं तो यहीं घूमते रह जाओगे गाँव गलियों में। अगर आगे निकलना है, आगे पढ़ना है तो ये करते ना। तो बोलता वो मेरे जहन में दिमाग में बात लगी रही और मैं लगा रहा अपनी पढ़ाई में। आज मैं सारी दुनिया घूम के और यहाँ बैठा हूँ। तो ये एक और उनका जो अपने शिक्षा के बारे में जो था उसके बारे में मेरा इंसिडेंट याद है। लास्टली एक और आपने बताएगा आर्य समाज के आर्य स्वामी दयानंद के फॉलोअर थे। जी। वो भी बिल्कुल दिल से थे। अपने घर में एक स्वामी जी रखते थे, वो आर्य समाजी स्वामी जी, जो हमें भी और गांव वालों को भी इसी तरह के माहौल में रखने का चीजें बताता था। साथ ही मेरे खुद को भी स्वामी दयानंद जी के जो मेन एक जो समझोगे उनके चेली जिनको बोलते हैं इस पर, वो थे स्वामी श्रद्धानंद जी। स्वामी श्रद्धानंद जी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी रहे राज्यसभा से। तो उन्होंने एक स्कूल चालू किया था गुरुकुल कांगड़ी। अच्छा। तो मेरे को जो है स्कूलिंग के लिए उन्होंने स्वामी श्रद्धानंद जी के, स्वामी दयानंद जी के जो चेले हैं, फर्स्ट डिसाइपल बोलते हैं उनको, तो उस स्कूल में मेरे को पढ़ने के लिए भेजा। तो ये सारी चीजें मैं बता रहा हूँ, चाहे छुआछूत है, चाहे एजुकेशन है, अपना जो बाकी पढ़ाई के बारे में है, आर्य समाज के फॉलोअर के रूप में है, हर रूप में वो जो चीज बोलते थे वो घर पे अपने यहाँ भी लागू की है। तो ये एक बड़ी बात है जिसके कथनी और करनी में कोई ऐसा अंतर नहीं था। जो बोलते थे वो करते भी थे। जी। तो ये चीज संप्रदाय था वो जो अपने घर पे 15 दिन तक रखा था उसे। ये भी वो सांप्रदायिकता के भी बहुत मतलब सख्त विरुद्ध थे। हिंदू इंग्लिश मुसलमानों की जो मारकाट चली थी। हाँ भाई, जाति धर्म संप्रदाय के नाम पे कोई उनके मन में भाई आदमी आदमी है। तो उस हिसाब से वो सारा 15 दिन क्या किया था मारकाट में। क्या है कि एक मुसलमान दंपति हस्बैंड वाइफ दोनों किसी तरह से बचा करके और पिताजी के पास आए कि भी आप हमें किसी तरह से बचा लो। जी। तो उन दोनों को आप ये देखो कि औरतों के कपड़े पहना करके, हमारे सलवार जम्पर उनके पहनावा अलग था, तो हमारे जो है हरियाणवी ड्रेस पहना करके खेतों में जो है ना बस वो छुपा दिया। उसके लिए 15 दिन तक उनकी वही रोटी गई। और फिर 15 दिन बाद में पता लगाया कि जो गाड़ियां और जो ट्रक वगैरह कुछ भर भर के जो पाकिस्तान गए, तब फिर जो है उनको उसमें जाके सुरक्षित बिठा के काफी टाइम तक वो खत लिखते रहे कि आज आप हमारे जीवन दाता हो। इस हिसाब से 15 दिन तक लोग बाग कई आए भी, बोले हमारे तो ये जो है ना मजदूर हैं, काम करने वाले हैं, कोई जान इस तरह से उन्होंने बचाई। नहीं तो उस टाइम तो फरसे से उड़ा रहे थे मुसलमान वगैरह। वो सांप्रदायिकता की अग्नि भड़की हुई थी उस समय। तो इस मामले में वो कोई जैसे हिंदू मुस्लिम जो कोई करता है ना, और वही संस्कार हमारे में है। जी। कोई हिंदू मुस्लिम सांप्रदायिकता से संबंधित कोई बात कोई करना भी चाहता है ना, तो हमें फूटी आँख ही नहीं, फिर वो नहीं बात अच्छी भी नहीं है। तो वो हम में आज तक जी बैठे हुए। तो आप योगा से भी जुड़े हुए हैं क्या?
आप हाँ तो थोड़ा सा उसी स्कूल में बताएं। हाँ गुरुकुल कांगड़ी में जो जी, है जी। वो योगा ही मेन चीज थी। जी जी। हम सुबह 4 बजे उठ जाते थे, फिर अपना गंगा नदी में नहा के आते थे और 5 से 6 हवन होता था और 6 से 8 2 घंटे योगा होता था। जी जी। तो वो एक जिंदगी का हिस्सा ही बन गया था योगा। फौज में अपने लेवल पर हम करते रहे थे, लेकिन जब रिटायर हो गया 2009 में तो फिर हम दोनों ही फुल टाइम पिछले 10-15 साल में जितने भी योगा इंस्टीट्यूशंस हैं इंडिया में, चाहे इसमें अयंगर योगा है या स्वामी विवेकानंद योगा है या स्वामी शिवानंद योगा है, पतंजलि योगा है, तो इन सब में इवन श्री श्री रवि योगा है, सदगुरु का योगा है, तो इन सब के इंस्टीट्यूशन में जाके अपना टाइम बिताया है और देखा कि वो क्या सिखा रहे हैं। हर एक में थोड़ा बहुत दाएं बाएं वेरिएशन है, लेकिन मूल रूप से तो चीज़ वही है। तो उसको फिर अपने रूप से हम अपना टाइम में जो खाली टाइम मिलता है अपनी सोसाइटी में भी हम क्लास वगैरह चलाते हैं और उसको जितना भी 10-15 साल में हम जो क्लासेस ले सकते थे जी जी ये है उसका। तो अभी आप मतलब सारे भाई और बहन कौन कौन से डिपार्टमेंट में नौकरी की बात मैं है? तो जैसे आर्मी से बड़ी बहन अपने शिक्षा विभाग से है, राजस्थान एजुकेशन से। सुरेंद्र जो है ये बैंक मैनेजर रिटायर हुआ है और स्नेह एजुकेशन कॉलेज से इंग्लिश के लेक्चरर रहे हैं तो और अब हम दोनों ये भी टीचर रही हैं आर्मी स्कूल में हमेशा, लेकिन फाइनली रिटायरमेंट के बाद में क्योंकि पोस्टिंग 2 साल में होती रहती है तो परमानेंट नौकरी तो कभी नहीं की। जी जी। शिक्षक और योगा शिक्षक नरेंद्र जी तो अपना खुद का बिजनेस है, खेती संभालते हैं। जी जी। तो सर महेंद्रगढ़ की जो यादें हैं ना कुछ ताज़ा करते हैं अपने आज गांव की। माता जी आपने बड़े गांव महेंद्रगढ़ के मां थे और ए थारा बेटा बेटी छोटा छोटा होता बी टाइम बे तो बारे उड़ जानता कार्यक्रम करने खातर तो थे क्यों टाबर पालिया? बस ये भगवान मेरा में हिम्मत थी। हाँ खानो भैंस को और गा को खानो रहा दूध दही मैं 7 किलो दूध निकाल ले। क्या बात है। एक टाइम को और एक टाइम कम एक टाइम मतलब ज्यादा। और खेत को काम भी कर लेता? हाँ खेत को लावनी भी करी है और यो नहीं बोलो माँ नरेंद्र रोंदो लाइव अंदर तो मेरी माँ ते यो बच्चों बाद में क्यों पाले भाई मको ये तो भगवान की कुदरत है। क्या बच्चा था क्या जवान सुठी जान अच्छो खानो खायो दूध पिए इसने दूध घी खाए इसने घी दही खाए इसने दही जो खाए ने यूं कहे यूं खा वो ही खुआए। वाह देखो भाई पाछा भी रखोनी सिलाई भी कर ली शकुंत भी। अच्छा सिला हाँ शकुंत भी यूं करना अब ये रखोनी भाई कोई आगे किसो खान दाऊं अगली जगह मिले तो आपने से इतने खूब खा। अच्छा ते कपड़ा भी सिल लेता? हाँ कपड़ा तो मैं मेरी शादी हुई ना सीधे मशीन सिखाई। और ब्याह के बाद में ही पढ़िया थे? ब्याह के बाद पढ़ाई कौन करी? थोड़ा गुण वो वहाँ छोटा था ना किसान बाइक दिया नहीं तो बेटा से बेटियां ब्याही तो ओल्लो करनारी परंपरा ही अपने तो करण कौन दिया। अच्छा अच्छा नहीं कौन दो सुबह उठे तो ओल्लो ना काढ़िए हाँ कर बस कोई दिन तो नहीं रखा बस मैं बोली भाई मन तो छूट थी हमारी पछे ओल्लो काढ़ू छूट। तो भी टाइम परिवार का समाज का गांव का लोग यहाँ कौन कहता कि ले ए करेगा बदलाव ओल्लो है कौन काढ़े ताना कौन मारता? ना ताना को कोई इस बात को मैं परवाह कौन की। वाह बढ़िया बात है लूट है ना मतलब खूब मेरा में हिम्मत थी। जी जी। मेरा बाप था ना वो गाय भैंस रख दो इसलिए इसने घी का दो रोटियां बनी और घोड़िया पर की खेत में जाया कर दी। अच्छा थे भी घोड़ी खेत में? वाह जी वाह। तो बेटा करने लिए क्यों नहीं हुआ फिर? अच्छा अच्छा हाँ तो उसमें उसको रखते थे
वाह रखते थे नाना तो माँ जो है ना, जब मेले जलसे वगैरह होते थे ना, हाँ। मैं घोड़ी पे चढ़ गए। तो ठीक का है। पिताजी गया मेरे में, हम्म तो मैं रास्ते में घोड़ी पर से नहीं सकूं तो ना आगे बैठा रही। वाह ये बोला मैं तो जासो खाना खा के नहा धो के आऊँ तो आएगी चली जा मेरे में। वाह एक दिन तो 60 किलो मतलब 60 साढ़े हम्म एक मानस ज्यादा 8 साल मेरे पिताजी घोड़ी के ऊपर से लिखे हाँ। अरे जनता में न्यू भेज दिन दो। क्या बात है। हाँ, तो लोग गए आशिक कर बहुत घोड़ियाँ पर घुमाए गए। जी 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 जी। अब आए गए कि आए रोटी गए पानी की सेवा कर दी। तो बीननी तो थारी भरतपुर की और थे जो कोई वो बठे महेंद्रगढ़ का तो थे, फिर बातचीत क्यों करो है तो तो हिंदी बोलता हुआ या ब्रिजभाषी क्षेत्र हो गया वो तो मेरा बात की को परवाह को नहीं, हिंदी अच्छा, अच्छा। भी छोड़ी गई आवे है हाँ और ना आवे दूसरी और थे कटेगा वो नाम भूल गया मैं, कोई ये तो महेंद्रगढ़ के ही सब पर नाम भूल गया था वो। संतोष संतोष जी। हिंदी बोल पड़े हूँ। अच्छा हिंदी भी बोल लेते हो आप। हाँ हिंदी बोल दे। वाह जी वाह पट्टी बढ़िया। तो तो मैंने नहीं बोला कोई आदमी आए कि मैंने नहीं नहीं करे अब तेरे घर ही गए ठो और भाई तेरे बालका ने खातिरदारी सेवा कोई नहीं कही तेरे बालक की मैंने नहीं कही वही तेरे घर ही गए ठो बालक खूब खानो चाह पी घी दिन रख दी तो आए गए भी घी कर देनी। तो बी टाइम तो बांगा संगलिया साथी दूर दूर का लोग आता तो थारे काम बद को नहीं जानतो कि मैं खेत को करूं घर को करूं डांगरा को करूं। एक आदमी हमेशा रख अच्छा अच्छा अच्छा। सुबह भी हम्म दूध भी बेलो जन दो जी। पानी भी भर दो और भी काम कर दो। मैं बताया था रिजल्ट। हाँ। कर डाले 16 किलो वाह। तो बस खेती में कर डालो काम तो उन डुबा दो जी जी। जो आदमी रखे वो और 15 साल एक आदमी की न्यू कहता भाई जो आए जिस तो बिल्कुल बहुत तो सोचो पहलवान वाली नारी को बोल भाई काम करे तो खुआओ भी बिल्कुल बिना खाए काम थोड़े जी जी। वो इतना ही काम करे वो कम खाया जाए तो कम काम करो अच्छे खुआया जाए ज्यादा करो तो मैं काम लींदी आदमी है और खुआऊंगी। अच्छा बाने कदी कदी रीस भी आ जाती कि कदी लड़या के थार सागे ना कदी कौन लड़या। मैं एक राजगढ़ का नहीं तो उस जगह उसका नरेंद्र का कपड़ा धोंगी तो उनका भी जेल की ताहलम सरफ और पायत गाई मजदूर का दोबारा साबुन दे वाह। मैं या को कोई ने अब जब तेरे को आदमी रहता दूर से रख ना खूब प्रेम से रख तो वो खूब राजी राजी रहा कर दो घर को काम कराया कर। अब थाने दुनिया का कई लोग देखने लाग रहे कई देशा में बैठे बैठे ई कार्यक्रम ने सुनेगा भी कैमरे में थारी फोटो आवे तो थे लोगों के नाम के संदेश देना चाहो भी क्यों कर रहना चाहिए क्यों करना ना मैं भगवान से दृष्टि को हम कोई मेरी बढ़ाई नहीं की बढ़ाई करीब मुंह की बढ़ाई कहीं को नहीं जी 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 जी। वो तो मेरे में गुण दिखे न चीजें बढ़ाई हो जी जी। चलो ठीक ताई जी और भी मैं बात करूंगा थोड़ी सी दोस्तों। आप आगे पांडुलिपि तैयार करी है इतिहास। हाँ क्या कहा ताई जी। सारी बार बिल्कुल कोई ध्यान रखता तो दोस्तों एक तो ए बंग कई पांडुलिपि मेरा है बच्चा का ना ये खूब पढ़ाई का मैं होशियार चलता मैं नहीं कही भाई जो पढ़ाई में होशियार चलता हो ना तो उसने पढ़ाई पूरी करो। तो कर्नल साहब लड़ाई के मां कई लड़ाइया में लड़िया तो थंडर कौन लाग तो भी मैं पिताजी सो जाता मैं गाँव में जो लड़ाई थी ना तो गांव छोड़ छोड़ी आंदा
वो खुद को लिया कर दो जी। मैं सुनती रहती पर मैं 12 बजे ताईं नींद को नहीं आती, चिंता हो जाती। मागो मन तो इसे ही हो भगवान रक्षा करे। जी जी कोई भी फल को आए बढ़िया बात, सारा फर्स्ट आवता। थारसा के दूसरी बात और करूंगा मैं, एक बात और बता दूं। कोई बात नहीं बोलने दो हाँ ना कोई दिक्कत को नहीं। मेरा बच्चा मन मेरी बुराई को नहीं करे। वाह तो बड़ी बात है। नहीं तो बुआ तो सास बुआ की बुराई करे। मेरी बुराई को नहीं करे। बढ़िया बात। चाल किया आऊंगा ना जी तो पास उसकारूंगा वाह हमेशा। बच्चा पहले तो बहुत आया करता बी बनी बड़ी भूषण वाह 2 लाख नौकरी का लेंदी लेक्चरर वाह और 1 लाख तो पेंशन भी हुई है। बढ़िया बात। हाँ और दूसरी एक लड़को था ना वो PhD कर दी नौकरी लग गई। पोते की बहू ठीक है। तो वो भी होशियार थी तो पढ़ाई फर्स्ट आई। बढ़िया बात। यानी पोता पड़पोता हो रहे थारे अब। दोया का पोता हो रहे कर्नल का मैं की बाबा पे बस तेरे पर पोता और देख वाह एक तमन्ना और है अभी। बढ़िया तो पूरी हो सी सोच लीजिए कभी पा जाऊंगी पारी जागी ताजी। चौधरी का 2 लड़की हुई और मैं सोची भाई भगवान चौधरी का तो लड़की हुई। फिर तीसरी मार बहू कही जमीन जेकर ना कही गयो अब भाई लड़की होगी। लड़की के न उसे लड़की छोरा से भी अच्छी है ज्यादा खबाज करे पर तीसरी छोरो हो। क्या बात है। चौधरी ने बोलो तारी इच्छा से वो पा जा। क्या बात। तो मन बहुत मारा बहू ने 1 किलो शर्म तो बहू निकाल वाह आज आ गयो 1 किलो आ गयो इसने ताजी। बाप था ना उसने अमेल निकाली बेटी का वाह छोड़ने की नहीं हो सर अमेल निकाली। अच्छा ताजी तो थे छोटा थारी शादी हुई बी टाइम सोनो के बाओ सोनो उनका मेरे कान में नाक में कि मैं गाँव से पैर क्या ही वो कटवाई। अच्छा वो काम ना करो तो मैं बोलर कुंडी। बिल्कुल बात तो सही। तेरे का बाल लगूं जी करे मतलब कान में नाक में गल में कोई शर्म को नहीं रख। वाह ये त्याग था। अगले रखने को दी ठीक है कपड़ा पहनो और मैं जो सादगी रखो वो काम चने करना पड़ेगा। जो मैं बात बड़ी हुई बढ़िया बात करांगा इस बात अच्छी बात जो भगवान रखा ने तो इज्जत रह गया। जी इज्जत भी रखनी भी बननी का कौन झूठ से ना सच्ची बात है ताई। कहने के लिए हाँ बिल्कुल मतलब ये कोई टांग है कि हाँ टांग रखे नाक पर दर्दी हो काना पर दर्दी हो। तो दोस्तों असल के माँ धर्मपाल जी बालोटिया आपके जीवन में बहुत सारी किताबें लिखी। एक तो बाकी राइटिंग दिखाना चाहूँ मैं और भगत सिंह की एक जेल डायरी है और बिंग माँ बात कही है कि राइटिंग मनोवैज्ञानिक लोग आप बताओ है कि व्यक्तित्व तो राइटिंग से झलक से है बांगी राइटिंग में बांगो पूरा व्यक्तित्व झलक है। ए बहुत सारी पांडुलिपियाँ हैं जो बिन टाइम में तैयार करेड़ी है। ए पांडुलिपियाँ आप राइटिंग देखो। ये किताब के ऊपर लिखे हुआ है धर्मपाल सिंह बालोटिया इतिहास 12 और बिंग सागे सागे आज को पूरा दस्तावेज है। मैं एक एक करके दिखाऊं तो करीब 5-7 दिन तो आगे कटिंग जो है वो पढ़ने में लग जाए। बी टाइम का जो अखबार है पत्र पत्रिका आई और जो बीकानेर के माँ जो रियासतकालीन वहाँ पर प्रतिबंध करने को मुकदमों भी दर्ज हो मैं यहाँ कहूँगा तो बढ़िया रहसी
और राजस्थान के ग्रंथागार में अभिलेखागार में जेका डॉक्यूमेंट रखेड़ा बांगी पहली किताब जी बागड़ मेल बिने ले गए बिन टाइम जका फरमान जारी करी जा सरकार की तरफ बा सारा का सारा ए दस्तावेजात भी मौजूद है। ए सारी चीज़ थे जो है वो डिस्क्रिप्शन में जो लिंक देड़ो है बठे जाके विस्तार जो है वो पढ़ पाओगा। मगर बिंग सागे सागे मैं कुछ एक चीज़ें और दिखानी चाहूँ दोस्तों। सुनहरी गीतांजलि प्रथम भाग ए छोटी छोटी अने गुटका कहता बिन टाइम जो है वो ए बी टाइम की बांगी किताबा है मेरे अनुभव। और बिंग सागे सागे एक आ किताब जो बागड़ मेल आ महत्वपूर्ण किताब है। अभी सुरेंद्र जी और शकुंतला जी दीदी और कर्नल साहब और सब लोगों के प्रयास से आ किताब जो है वो एक फोटोकॉपी के तौर पर बठाऊँ बहुत मुश्किल निकलो आगे ले गया आया। और बिंग सागे सागे एक आ किताब स्पेशल नाम से और भी बहुत सारी छोटी छोटी बुकलेट इन तरीके की बांगी ही जबकि मैं सामाजिक कुरीतियाँ ले गए देशभक्तियों ले गए और समाज ने आप किया एक दिशा देवा जकों आ दुनिया बेहतर हो। हिंदी का एक बहुत बड़ा कवि होया मुक्तिबोध बा कहो कि ये दुनिया है इससे बेहतर चाहिए और इस दुनिया को साफ करने के लिए एक मेत्र चाहिए। मेत्र को मतलब अठे वो है कि दुनिया के दिमाग में राज सत्ता जो कूड़ो भर दे बिना साफ करने खातर संत फकीर लेखक साहित्यकार आपको जीवन जो है वो मिटा देवे आपके परिवार की परवाह करे बिना वे लोग जो है वो आगे बढ़ता रहे। मेरे सागे आंगा छोटी जी की बीननी कहूँगा मैं और वे जो है वो डॉक्टर स्नेहलता जी इंग्लिश का लेक्चरर रहा है और बाँ और सुरेंद्र जी और सब लोग मिल गए इन किताबों को संपादन करे हुए। तो मैं चाहूँगा कि एक क्यूकर स्नेहलता जी से मैं निवेदन करूँगा वे बतावेगा कि थे क्यूकर संकलन करो सारो विखरेड़ो जो मामलो आप हिंदी इंग्लिश राजस्थानी कैसे भी बोलो चाहे संकलन अगर देखी जाए ना तो वो मेरी बजाय हाँ वहाँ है उस कैमरे में आप मेरी बजाय इनके पुत्र हैं और दीदी हैं इन्होंने ज्यादा किया है। जी जी तो हमने तो सब मिलकर सिर्फ इसको कंपाइल करके और वैसे ही इसको वो किया था कि भाई किस तरह से हमें इसको अरेंज करना है जी जी और वो किया। तो इनका मैं इनकी लेखन से बहुत ही प्रभावित हूँ जी। और इनको ये सब हम हमारे सारे परिवार को ही लगा कि भाई ये जब ये सब हुआ है इनका इतने महान ये कवि हैं तो इनका एक होना चाहिए। खास तौर से सुरेंद्र जी का इसमें बहुत बड़ा सहयोग रहा है और शकुन दीदी का तो है ही। इन दोनों बहन भाइयों ने मिलकर बहुत ज्यादा किया है जी जी। और मेरे पास तो ये था कि थोड़ा सा समय अभाव भी था क्योंकि मैं जॉब भी कर रही थी और वो था तो मेरा तो थोड़ा सा कम है इन दोनों बहन भाइयों का थोड़ा ज्यादा है पर इनका जो भी मैंने ये पढ़ी है इनसे मैं बहुत ही प्रभावित हूँ जी जी। और इनके व्यक्तित्व से भी मैं बहुत प्रभावित हूँ पिताजी क्योंकि जब मेरी शादी हुई थी उस वक्त मेरे पिता नहीं थे तो मेरा भाई था। जब बात चली शादी की तब उनसे ये कहा था कि देखो बेटा तुम दहेज वहेज के बारे में मत वो करना जितना भी जैसा भी है आपके पास वैसे ही कर देना हमें कोई दहेज नहीं चाहिए हमें बस एक लड़की चाहिए तो बस हमें वही है। तो उन्होंने ऐसे ही किया और बिना दहेज के और शादी करी थी कुछ ज़्यादा दहेज वगैरह कुछ डिमांड नहीं करी थी। अभी पूरे सम्मान के साथ मुझे यहाँ रखा तो ये बड़ी बात। तो मैं इनकी जिंदगी से फादर भी स्वतंत्रता सेनानी हाँ मेरे फादर हैं वो भी स्वतंत्रता सेनानी है और उनको भी मेरी माँ को भी स्टेट और सेंट्रल दोनों की पेंशन भी मिलती थी जी जी। तो मतलब मैं इस परिवार में आई तो मुझे बहुत अच्छा लगा जी जी सब मिलके। तो सुरेंद्र जी इस सारे कार्यक्रम के सूत्रधार आप भी हो वैसे क्योंकि हमारी बात फोन पे नहीं हो पाती तो मैं ना दीदी से मिल पाता ना राम सिंह जी से मिल पाता ना कर्नल साहब से मिल पाता और ताई जी को तो मैंने ये सोचा कि उनके पता नहीं कोई बाद में भाई कैसे ढूंढेंगे कहीं मिलेंगे कैसे मिलेंगे पता ही नहीं था। 95 साल के ताई जी को भी आज देख के मैं गदगद हूँ। तो सर उनके जीवन के बारे में आप भी अपने अनुभव कुछ रोचक बातें या जो भी अनुभव रहे उनकी पूरी जो है वो ये सामग्री इकट्ठा करने से लेकर के और उनकी जेल यात्राओं से तो मैं नहीं कहूँगा मगर उनके जो संघर्ष के जीवन थे इसमें आपने परिचय में एक जगह लिखा है कि वो कोई पुलिस पकड़ने के लिए या वो पैदल चल के गए कुछ एक किस्से आप जरूर बताएं जी। पिताजी जब अंतिम पड़ाव में थे तो कम से कम 8-10 साल यहाँ मेरे पास रहे थे। अच्छा। और वो अपने लिखते रहते थे और उनसे हम कहानी किस्से सुनते रहते थे तो कई किस्से उन्होंने रोचक सुनाए। एक तो जब देवीलाल जी उप प्रधानमंत्री थे
तब उन्होंने बताया कि मेरे को चंडीगढ़ बुलाया। तो बोले मैं सोचा कि कोई काम होगा या कोई गाने बजाने का या किसी तरह का। तो वहाँ जाके चंडीगढ़ और देवलाल जी से मिले तो पूछा जी कैसे बुलाया मेरे को, बोला अभी बताऊंगा मैं। उसके बाद में हेलीकॉप्टर में बिठा के और राउतसर ले गए और ये कहा कि आपको मैं मतीरे खिला के लाऊंगा। और वहाँ जाके मूंज की खाट पे बैठ के और हाथ से कोनी से मतीरे फोड़ फोड़ खिलाए और फिर मेरे एक वो कमीज पे लगा दिया बटन नुमा और बोले कि बालोटिया जी मनोरंजन को एक गाना सुनाओ, वो मैं क्या गाऊं तुम क्या सुनोगे। तो फिर उन्होंने ये गाना सुनाया। एक किस्सा, आज़ादी का जब मूवमेंट चल रहा था जी, तो उस समय प्रजा मंडल के तहत प्रजा परिषद का आंदोलन बीकानेर रियासत के खिलाफ चल रहा था। उसके अध्यक्ष स्वामी के कर्मानंद जी थे और संचालक कुंभाराम जी थे। तो उसमें ये बड़े जो कुंभाराम जी थे, मास्टर दीपचंद, हंसराज जी, ये सारे अरेस्ट कर लिए गए थे और बीकानेर जेल में भेज दिए। वहाँ से कुंभाराम जी ने मैसेज भिजवाया कि बालोटिया जी आप गिरफ्तार मत हो जाना, अंडरग्राउंड हो जाओ, और आप गिरफ्तार हो गए तो गांव से जत्थे आएंगे नहीं, जब तक जेल नहीं भरेगी ये राजा हमें छोड़ेगा नहीं। तो पिताजी लास्ट तक गिरफ्तार नहीं हुए। बीकानेर रियासत अप्रैल 1948 में विलय हुआ था। तो एक दिन पिताजी ये सादुलपुर स्टेशन पे ट्रेन में बैठे थे। स्टेशन पे ट्रेन खड़ी थी तो वहाँ पे दो पुलिस वाले और आपस में बात कर रहे कि मेरी तरफ उंगली कर करके और वो कर रहे थे कि भी ये है वो। हाँ। तो जैसे उन्होंने देखा वो डब्बे में चढ़ने के लिए पीछे आए तो बोले मैं आगे वाले, मेरे पास एक अटैची थी जिसमें मेरा एक जोड़ी कपड़ा और कुछ पेन किताब रखता था, वो वहीं छोड़ के और अगले झांकी से ट्रेन के वो उतर के ट्रेन के साथ साथ और रेलवे लाइन के साथ साथ चलते हुए सुबह तक 25 किलोमीटर दूर भादरा पहुंच गए। अरे वाह, क्या बात। कई जगह उनके, एक टमकोर जगह है इधर ये हरपाड़ू के पास, वहाँ पे कार्यक्रम कर रहे थे तो वो उनके बाजा भी तोड़ दिया और तो, लेकिन फिर भी वो हार नहीं मानी और कार्यक्रम करते रहे और लास्ट तक गिरफ्तार नहीं हुए। ये बड़ी बात थी। हाँ, तो ये बहुत ये बुरे दिन देखने को मिले उस पीरियड में, काफ़ी यातनाएं भी झेली। ये पुलिस जाती थी हमारे वहाँ गांव में पकड़ने के लिए, माताजी बोले हमें तो पता ही नहीं कहाँ है कहाँ नहीं है। तो उनका जो जीवन था वो बहुत ही सादगी भरा था, अभाव में वो जिए, लेकिन जो समाज में जो कुरीतियाँ थी उनके लिए ये शराब का है, मांस सेवन का है, मांस सेवन का है, मूर्ति पूजा है, छुआछूत है। कुंभाराम जी सॉरी ये हंसराज जी कई बार प्रोग्राम के लिए बुलाया करते और उनको कहते थे कि बालोटिया जी एक दो गाने तो शराब के ऊपर और एक दहेज के विरोध में बना के लाओ। तो वो हंसराज जी कार्यक्रम में करवाते थे और वो अपने शराब के ऊपर और ये दहेज के विरुद्ध ये गाने गा के और जनता में जागृति का प्रचार करते थे। सर एक मैं पूछना चाहूँ जी, एक तो सांगी परंपरा है हरियाणा में कंपटीशन की रागणी जी की होती भी मैं ए आंता के या दादा लक्ष्मी चंद की दारागा है या क्योंकर मतलब के अलग अलग इनमें थे, कोई विवरण दियो है किताब में, मतलब इनकी क्या परंपरा थी? किताब में तो नहीं, पर वो है सांगी परंपरा एक अलग प्रणाली थी। ये आर्य समाज से जुड़े हुए थे और ये जैसे भगवान को मानते थे लेकिन मूर्ति पूजा के खिलाफ थे। सांग प्रणाली में तो क्या है, वो जेंट्स को लेडीज के कपड़े पहना के और नाच गाना करवाते थे, गढ़वा बजाता था कोई, तो उसके बजाय वो आर्य समाज के रूप में सीधा खड़ा होके अकेले गाते और समझी दे पीछे
खुद हारमोनियम पे गाते थे। अच्छा। और शाजिंदों में ढोलक वाले, चमटा या खड़ताल या नगारची ये होते थे और अपना प्रोग्राम करते थे। बीच बीच में जनता को जो सामाजिक बुराइयां थी उसके लिए उपदेश देते थे। इनके जो सांघिक परंपरा में तो जैसे दादा लक्ष्मीचंद है, धनपत है, मांगे है, मनीराम बागड़ी वो अलग थे। वो अलग थे। और किरण बेदी ये तो किरण बेदी तो ये पुलिस ऑफिसर थे। नहीं, एक उस समय गोगामेडी में आते थे वो बेदी बेदी करके अच्छा, थे। चंद्र बेदी थे वो, सॉरी। हाँ, चंद्रबादी। हाँ, वो सांग विधा के थे। चंद्रबादी वो दत्त नगर में जाके बस गए थे। रहने वाले इधर दादरी के पास। हाँ, बिठा दो माता जी को वहाँ पे। तो बिठा दो। इनके जो भजनोपदेशक थे आर्य समाज के, उसमें जैसे दादा बस्तीराम, स्वामी भीम और काफ़ी बड़े बड़े आर्य समाज के हुए। तो इसमें थोड़ा सा प्रणाली में फर्क है। सांग विधा अलग थी और ये आर्य समाज का जो था वो अलग था। जी जी जी। तो सर, सोशल मीडिया पर भी बांगा कई प्लेटफार्म है, के नाम थे बना रखे जी। हाँ, बांगे बारे में अगर जे आज की तारीख में तकनीक को युग आ गया और एक हाथ में फ़ोन है, यूट्यूब पर चैनल बना दिया लोगा, कुछ और कर दिया। तो बालोटिया जी के बारे में कोई और विस्तार से जानकारी, उनके पूरे साहित्य और व्यक्तित्व के बारे में जानना चाहिए तो क्या क्या प्लेटफॉर्म पे कैसे जाए? धर्मपाल सिंह बालोटिया के नाम पे गूगल पे उनका पूरा जीवनी है और जितनी भी किताबें थी वो ऑनलाइन डाल रखी हैं जी। धर्मपाल सिंह बालोटिया के नाम से आप उसको गूगल पे खोलोगे, बोलोगे तो उनका वो पूरा जीवनी और उनकी जो ऑनलाइन किताबें हैं वो आ जाएंगी। यूट्यूब पे उनका वीडियो जो अकाउंट है उसमें जो उनकी उस टाइम ऐसे तो कोई साधन थे नहीं रिकॉर्डिंग के। एक सोनी टेप रिकॉर्ड होता था, उसमें लोग जहाँ प्रोग्राम होता था कैसेट डाल के और वो रिकॉर्ड कर लिया करते। तो मैंने घूम घूम के जिसके पास भी कैसेट मिली वो ला के और वो यूट्यूब पे मैंने, मगर उनकी वॉइस क्वालिटी वगैरह अच्छी नहीं थी वो ज़्यादा। हाँ, वो ज़्यादा अच्छी नहीं है, लेकिन जो भी मिला मैंने उनका यूट्यूब पे डाल रखा है। कोई भी उनका ये खुद की आवाज़ में सुन सकता। और ये जो 3 किताबें उनके जीवन के बारे में आपने लिखी हैं, हाँ, ये कोई मतलब साहित्य प्रेमी लोग, कविता के रसिक लोग, उनके जो फैन फ्लोर हैं, वो अगर खरीदना चाहे तो कैसे इन किताबों तक? ये किताबें कोई हमने बिजनेस के लिए नहीं प्रिंट करी है। हाँ, कोई लाइब्रेरी में और में हाँ, जो भी शौकीन होता है गायकार या कोई, तो मैं उनको सप्रेम देता हूँ जी, कि उनका सदुपयोग हो। जी। ये अमृत कलश है, इसमें तो उनके जो गाने हैं कम से कम 150 वो उसका संकलन है। ऐतिहासिक कथाएं हैं, ये इसमें 12 कथाएं हैं और वो इसके अंदर दे रखी हैं जी। ये ग्रंथावली है, इसके अंदर उसका संपूर्ण व्यक्तित्व करते ये है। गाने भी हैं, कहानियाँ भी हैं, उनकी जो श्रद्धांजलि भजन भी हैं, कम से कम 15-16 लोगों के। और जीवन में कब कब कैसे कहाँ मिले, वो सब एक तरीके की आत्मकथा हो गई। पूरा संकलन इसमें ग्रंथावली में है जी। ये जो अमृत कलश और ये ऐतिहासिक कथाएं, ये भी इसके अंदर संकलित है। तो दोस्तों 1.5 घंटा होगी शायद मान बैठे ने, पानी कौन पियो में अब तक और सारा माता जी तो पिछाड़ो सोचो गठू आ गयो आज। तो असल में आज इस कार्यक्रम को हम यही विराम देते हैं। ये पॉडकास्ट आपको, ऐसा पॉडकास्ट कैसा लग रहा है मुझे पता नहीं। जो देश और विदेश में मेरे फैन फ्लोस बैठे हैं, कार्यक्रमों को देखते हैं, वो कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। धर्मपाल जी बालोटिया को अपने बुजुर्गों से पूछ के देखना घर पे किन किन ने सुना है उनको, इसके बारे में भी थोड़ा उनसे पूछना कि दादाजी आप धर्मपाल जी बालोटिया के बारे में क्या जानते हैं। और 2 चीज़ें ये है कि अगर कमेंट आप नहीं करोगे तो हमें पता नहीं चलेगा। यूट्यूब पे ये हमारा नया चैनल है विनोद स्वामी नाम से, उसको सर्च करेंगे तो आप उनसे जुड़ भी सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें, शेयर भी करें। और सारा मोटी बात आव है कि कोई भी आदमी, एक तो वो है कि बेटी बिना घर सुननो है, और दूसरा वो है कि दमाद जो है वो जम हो है। अपने राजस्थानी में एक कहावत है। तो राम सिंह जी बैठे हैं अपने बिछाड़े, और दीदी लक्ष्मी जी जो है वो बाने ब्याई जेड़ा है। थारा के सुसरे के सागे के अनुभव रहे हमारी जोरी क्रांता कौन था ने जोरी करने के लिए तो ये है जी।
हमेशा से। हाँ, लिए बेटा। अब भी मैं तो यह चाहूँ, ये कह 100 साल जी, मैं नहीं 105 साल जीना है जी, क्योंकि मेरे को तो सवारी मिलती है, साल में 5-6 बार मिल जाती है। पिताजी का तो मतलब मेरा रिश्ता जब हुआ, अच्छा, तो उन्होंने कहा कि मैं समाज में लोगों से कहता हूँ कि भाई दहेज नहीं लेना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं कर। हालांकि मैं शादी में पैसे कर सकता हूँ, मेरी इतनी औकात है, लेकिन फिर मेरे को समाज में खड़ा नहीं होने देंगे। आज मैं जब कहता लोगों को क्या कहूँ? अच्छा, मेरे खुद के, मेरे घर की आर्थिक स्थिति कमजोर थी भाई, दाल रोटी का जोगाड़ था, ज्यादा नहीं था। मैंने कहा गांव वालों के हिसाब से शादी करेंगे तो मैं तो बर्बाद हो जाऊंगा। तो मेरे ये था कि घर में बहू आ जाए, पैसों लाग नहीं, और वो चीज हो गई। तो 5 से शादी की, दादा को ले लिया, सबसे बड़े परिवार में मेरे दादा थे, फूफा जी को ले लिया सबसे बड़े परिवार में, मतलब हमारे वो थे, मामा जी हो गए, मामा जी तो करवाने वालों में से थे। और उसके बाद में नायर पंडित, ये 5 आदमियों से जी हम शादी कर ले। बड़ी बात है। और आज ठाठ हो रहा है सारा, अब सारो मारो जीवन तो आएगा ऊपर। एक बेटा प्रोफेसर है जी, बीकानेर इंजीनियरिंग कॉलेज में। शादी में खुले मुंह, नहीं, वो तो बहुत बड़ी बात थी दीदी। खुले थे तो मेरे दादाजी थे, वो कहना यू बोलो, यो के शादी हुई, यो के ब्याह हुए, यो के ब्याह खड़ा। तो मेरे फूफा जी पास में बैठे थे, बोलो जी ठहरो जी, ठहरो जी। तो वो दबा लेते थे, वो थोड़े से रूढ़िवादी बेचारे थे, समझदार थे। दादाजी तो पढ़े लिखे नहीं थे जी जी। तो ये इसलिए आज ठाठ हो रहे हैं, तो बच्चे भी घर। इन्होंने, मैं तो कंजूसाई कर लेता हूँ, लेकिन ये है, मेरी बहनें हैं, पिताजी की डेथ हो गई, माँ के बहनें हैं, तो उनका लेना देना करना सब कुछ ये कर ले। मैं रोकता हूँ तो कहता है जिसके भाग्य में लिखा है वो मानना। आज को हमारे बहू है, वो भी यही कह देती है, बोले पापा जी अपन तो 2 घर में कंजूस हैं, एक तो आप और एक मैं। तो वो भी कंजूसाई करके बच्चों को पढ़ाती है। वो जी जी, बीकानेर में एक्सीडेंट हो गया था बेटे को, तो सारा संभाला किया उसी के बुत्ते पे। आज वो भी एसोसिएट प्रोफेसर है बीकानेर में। और पिताजी का ये जो पेंशन कार्ड ये था, सारे कागज उसने निकाले, वहाँ पे सारा बीकानेर भी लिखा घर में मोटी बहू की आपकी एक न्यारी भूमिका है। तो संतोष जी से मैं निवेदन करूँगा, ये कार्यक्रम में अंतगमा जी को है वो आप जी को। पिताजी के साथ में बहुत वही से सब हमारी शादियां तो सबकी वही रुपए नाराज से की, उन्होंने कोई डिमांड नहीं थी। दूसरा, मेरी एजुकेशन पूरी नहीं हुई थी। अच्छा। मैं फर्स्ट ईयर ही कर रही थी, तो मेरी शादी हो गई। उसके बाद मैंने अपनी BA B.Ed की, उसमें जया जी का बहुत योगदान रहा उसमें। अच्छा। ये मेरे को बुक्स वगैरह लाके लाइब्रेरी से लेक्चर थे तो वहाँ से तो बच्ची हो गई थी मेरी, और ये तो बॉर्डर बिल्कुल। तो वो मैंने अपनी यहाँ से ग्रेजुएशन की। जैसे मैंने ग्रेजुएशन पूरी की तो पिताजी को लगा कि हाँ ये बच्ची कर सकती है, तो उन्होंने बोला बेटा, हम सागर में पोस्टेड थे मध्य प्रदेश में, तो वहाँ जहाँ भी हम जाते थे पिताजी वहाँ पहुँच जाते थे, हर हाल में आते थे। तो मैं वहाँ पर मैं बता रही थी ये सागर यूनिवर्सिटी है, ये है, तो बोलते क्या फ़ायदा, तुम कुछ करो तो इस यूनिवर्सिटी का फ़ायदा होगा। तो मैंने बोला बच्चा छोटा है मेरा 3 महीने का, तो मैं कैसे करूँ। उस टाइम तो मैं प्रेग्नेंट थी 9 मंथ का। तो बोला बेटा एक जिम्मेवारी मैं लेता हूँ, मैं संभालूंगा तेरा बच्चा, B.Ed कर ले। अच्छा। एजुकेशन बहुत जरूरी है। लाइफ में सब कुछ छीन सकता है, पढ़ाई है वो कोई छीन नहीं सकता, बता नहीं सकता। अलग बात कही आप। तो मैंने बोला कि ठीक है। अब मुझे ये था कि कैसे संभालेंगे वो, तो उन्होंने बोला कि नहीं तू चिंता मत कर, तू तैयारी कर, मैं संभालूंगा बच्चा।
और मतलब जिन्होंने इतनी लड़ाइयाँ लड़ी, हमेशा घर से दूर रहे, अपने बच्चे नहीं संभाले, उन्होंने पोते को आगे संभाला। वाह, बड़ी बात। और जब बच्चा 3 साल का हुआ, मैंने पहली बार पिताजी मतलब इतनी लड़ाई में लड़े, पहली बार उनको इमोशनल होते देखा कि उनकी आंखों से आंसू आए जब बच्चे को छोड़ के जा रहे थे। अरे क्या बात। तो फिर वो जब भी उसका बर्थडे आता था तो वो वहां पर आ जाते। तो हम पिथौरागढ़ में रहे, पहाड़ में 17 घंटे का ट्रेवल होता था। पिताजी वहां भी पहुंचे। बट ठीक है, त्रिवेंद्रम भी आए, बेंगलोर भी आए, दिल्ली तो हमारे साथ पूरे टाइम रहे वो। जी। और दिल्ली का तो वाकया इनको पता है। वो तो भक्ति करने के लिए हमारी एक वो होती थी काम, उनकी सेवा पाने के लिए। हाँ, वो बेसिकली क्या था कि वो बोलता भाई मैं तो तेरे को कर्नल कैसे मानूं, वो जाति पाति की जो बातें करता भाई जाति पाति से कोई लेना देना। जी। तो एक सुई बेसिन वाली ग्वारनी थी, तो बोलता है उसका एक बच्चा है, मैं तो तेरे को कैसे मानूं कि कर्नल है, मैं तो मान जाऊंगा। ये मैंने और मैं बोलता था देखो पिताजी आप हमारे साथ तो आगे रह सकते हो, मैं तो गाँव में आके तो सेवा नहीं कर सकता, मेरी तो ड्यूटी बाहर ही रहेगी। बोलता मैं तो सेवा मान लूंगा, आप तो इसको एक लड़का भर्ती करवा दो। तो हालांकि अच्छा, सुई बेचने वाली का पड़ोस वालों को बहुत गांव में कि भी भाईचारे में ये उनको तो नहीं करवाया, ये करवा दिया। तो उनको मतलब इन चीजों का इनफैक्ट मेरे को एक वाकया बहुत अच्छी तरह याद आता है, उनके साथियों में उनकी कितनी इज्जत थी। इसका मैं आपको एक उदाहरण बताता हूँ। देवीलाल जी डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे, मैं दिल्ली में पलटन कमांड कर रहा था, तो मेरे पास आए, बोलते चलो उधर रख ले आप, तो मिलाए नहीं है, नहीं उनको पता है कि आप, तो चलो उनसे मिला कराते हैं। घर गए, उनका रेजिडेंस पे डिप्टी प्राइम मिनिस्टर का, कम से कम शाम के टाइम 6-7 के बीच में 8-10 हजार लोग, पूरा उनका जो बंगला था भरा हुआ है लोगों से। मिनिस्टर घूम रहे हैं, याद है मुझे 2-3 मिनिस्टर थे, कुमाराम जी आ रहे थे, मतलब काफी लोग घूम रहे थे। और नंबर नहीं आ रहा था लोगों का मिलने के लिए। तो उनका जो ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी जो सिक्योरिटी का होता है, तो वो बाहर निकला, तो उसने पिताजी को देख लिया। तो बोलते भालोटी जी आप यहाँ कैसे? तो नहीं मैं तो वैसे दर्शन करने आ गया था। बोलता ठीक है फिर अपना कार्ड दो। मार्केटिंग कमेटी के चेयरमैन होते थे, उन्होंने कार्ड दिया और 2 मिनट वापस आके लेके चले गए। एसपी था वो, तो उन्होंने बालोटे जी याद कर रहे चौधरी साहब, अंदर वहाँ कोई नहीं, दूर अंदर एक चारपाई पे बैठे हुए और खाली पड़ा हुआ। बोलता है बालोटे जी लगा होगा ना कि सारी 10,000 की जनता इंतजार कर रही है, आपको क्यों बुला लिया मैंने? तो बोलता ऐसा ये सारे काम करवाने के लिए कोई काम है और ये जब तक नंबर नहीं पड़ेगा यही चक्कर मारते रहेंगे। आप मुझे पता है कि किसी काम के लिए नहीं आए, बस प्रेम से थोड़ा 2 मिनट मिलने के लिए आ गए। आपको मुझे पता है अगर नंबर पड़ गया तो ठीक, नहीं तो आप वापस चले जाओ। तो इसलिए आपको इसलिए बुलाया कि चलो ठीक है आएंगे तो गाना सुना देगा। क्या बात है। एक दूसरा, एक बार फिर कोई पुलिस भर्ती थी तो गाँव पीछे पड़ गया, 1-2 बंदों के लिए नाम दे दिया इनको भर्ती का। तो गए तो गाड़ी लगी हुई इनकी, बोलते बालोटी जी, बोलता मैं मिलने आया था। तो ठीक है फिर ऐसे को चलो मेरे साथ आ जाओ, गाड़ी बिठा के ले गए उनको। वहाँ आगे जाके हेलीकॉप्टर में बैठे, साथ जाना था उनको, तो हेलीकॉप्टर में बिठा दिया और ठीक है जो भी गाने वाने सुने। पर बोलता आपको काम तो नहीं था कोई, बोलता हाँ एक छोटा सा काम तो था। तो लिस्ट दे दी, सारे हो गए भर्ती। तो भर्ती हो गए थे, फिर गांव में हंगामा हो गया आसपास, बोलते इस गांव के तो इतने वगैरह हमारे तो है ही नहीं। तब फिर उनको बोला देखो ये आदमी आप सबसे अलग है, आप में से कोई भी आदमी कोई किसी को लेके आएगा, किसी न किसी स्वार्थ के लिए आ रहा है, कोई पैसे कोई रिश्तेदार है और किसी चक्कर में है। ये मुझे पता है किसी की सिफारिश लेके आया तो अपनी मानवता के जेब से तो टिकट ले गया है, एक पैसा लेगा नहीं, ये कोई दलाली का काम तो करता नहीं। तो मुझे पता है ये अगर कोई ले गया है तो कोई बिल्कुल पात्र आदमी को लेके, पात्र आदमी। तो ये मतलब इतनी इज्जत करते थे लोग उनकी। एक बार वैसे वो लिस्ट वगैरह देते थे, मतलब जैसे किसी के नाम देखते थे ना, तो वो ये भी कि भी कोई लायक है, चेक करने के बाद लायक है उसी को ही रखना है। क्या बात। बाकी ये नहीं कि भी मैंने कोई कह दिया तो मेरे हिसाब से
आलतू फालतू को भी पता। और इतनी इज्जत करते थे, बोलते बालोटिया जी बच्चे से मिलाया नहीं कभी, बोलते फौज में काम करता है, कहाँ ड्यूटी है भाई तेरी? मैंने कहा मैं तो यहीं दिल्ली में कमांड कर रहा हूँ। तो बोलता है जी इनका भी एक छोटा सा अपना है ठिकाना, आपका ब्याह मिलने। तो 5-7 दिन बाद में तो उनकी सिक्योरिटी वालों की गाड़ियां घूम रही, मेरा घर देख रहे। बोलता जी आप कर्नल सोन सो, मैंने कहा। बोलता जी डिप्टी प्राइम मिनिस्टर साहब मिलने, चौधरी साहब से बालोटिया जी से चाय पीने के लिए मिलने आएंगे, तो इसलिए पहले हम घर की रखी करके गए, घर देख के गए। तो ठीक है, टाइम दे दिया, फिर आए वो घर पे आए, चौधरी एज ए डिप्टी प्राइम मिनिस्टर फादर से घर पे मिलने आए। और बोलते आप तो छोटा सा कोई ठिकाना है, बोलता है तो इतना बड़ा बंगला ले रखा है कर्नल साहब ने। तो मेरे को पहले पता होता तो मैं यहाँ मैं सोना जाता हूँ, मैं हमेशा इधर से निकलता। मतलब जो साथियों में इज्जत थी। कारगिल का भी नहीं बता रखा था उन्होंने। कारगिल का भी नहीं बता रखा था। फिर कहीं ओम प्रकाश चौटाला को पता चला तो फिर उसने कारगिल का मतलब जिंदगी में जो चीजें करते थे, जैसे कई चीजें आप एक अंधविश्वास की बात कर रहे थे। जी हाँ। अंधविश्वास जो चीज एक्चुअली जो प्रोपोगेट करते थे वो एक्चुअल जिंदगी में भी, तो मेरे को ऐसे बताया गया जब मैं पैदा हुआ था तो मेरी आंख नहीं खुली थी। तो 5-6 दिन हो गए, टेंशन हो गया घर में कि अभी बच्चे की आंख नहीं खुली, पता नहीं कभी खुलेंगे कि भी नहीं खुलेंगी, कहीं आंखें ही ना चलेगी इसकी। तो गांव में तो हर किसी के पास इलाज होता है, झाड़ फूस का इलाज होता है, कोई किसी से टोट के गांव वाली टूने टपोने, ये गांव वाली लेडीज वो सारी पीछे पड़ गई, यहाँ पड़ोस में झाड़ा लगाता है, ठीक हो जाएगा। तो माँ की इतनी हिम्मत तो थी नहीं कि बिना पिताजी को बताए वो मेरे को पता तो था ये हंगामा करेंगे अगर बता दिया तो, पर फिर भी हिम्मत करके पूछ लिया कि ये मुझे पता, आप तो मानोगे नहीं, पर ठीक है हमारा नुकसान क्या हो रहा है, जो कर रहे हैं इलाज जो करवा रहे हैं तो करवा ही रहे हैं, पर बाकी इनको दिखा लेते हैं, शायद झाड़े से ही ठीक हो जाए। तो मेरे को जो बता रही, मैं माँ जो बताती बोलती बोलेगा ऐसा है, अगर ये झाड़े से ही ठीक होना है ना इसको, तो मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, अंधा भी मंजूर है। क्यों बहुत झाड़ा लगाने के लिए मत ले जाना। अगर आप ये समझते हो ना कि झाड़ा से ठीक हो जाएगा, तो मुझे मेरा बच्चा बिना आंखों का मंजूर है, मुझे नहीं चाहिए झाड़ा। तो लकीली वो कोई डॉक्टर या गुस्से में निकले, फिर आ गई। हाँ, तो वो तो निकल गए, कहीं जाना था तो बुआ आई कोई मिलने के लिए, तो उसने वो सांकड़ होती है, ठक ठक करके दरवाजे पे वो मारी, मारते एकदम चमक के आँख खुल गई, तो जोड़ में पहुंचे थे, फिर वहां से वापस बुला लिया। तो मतलब जो जिस चीज में खुद का बिलीफ था वो बहुत, वो कहते थे भी किसी नहीं था कि लोगों को कुछ बोल रहे हैं और अपने यार मेरे बच्चे की, उन्होंने कहा किसी डॉक्टर को या उसको मैं दिखा सकता हूँ, बाकी डॉक्टर जहाँ इलाज करो, हाँ स्पेशलिस्ट को दिखा सकता हूँ, दूर जा सकता हूँ। झाड़े वाले का जो है ना, अगर और कोई सारे इलाज खत्म हो गया, झाड़े से इलाज होना तो मुझे नहीं चाहिए। जी जी। एक देवीलाल जी का किस्सा बता रहे थे, जब पहले देवीलाल जी वाला आप ध्यान याद रखना, नहीं ग्वालिया की बात हाँ, तो ये नहीं कि भी जो है ना, मान लो इसके पास इसको कह दिया भाई तू किसी तरह इसको लगवा दे, तो ऐसे ही यानी उसको कॉफी आपकी, अरे गुड़गांव ये तो एक बार 15-20 दिन तक ट्रेनिंग करवाई हमने जी। पिताजी ने अपने स्तर पे पहले उस लड़के को कंप्यूटर और ट्रेंड करवा के फिर इनके पास भेजा है कि फॉर्म भर के भर्ती हो। अब उनका भी तकदीर देखो, एक लड़का बुलाया था तो मैंने कहा कई बार मैं सब कुछ करवा दूंगा, लेकिन मेडिकल में मैं कुछ नहीं कर सकता, अनफिट है तो अनफिट है, वो नहीं चलेगा कुछ। बहुत बढ़िया। तो मैंने कहा दोनों को भेज दो, 2 लड़के थे तो दोनों ही चले गए, दोनों मेडिकल फिट हो गए, दोनों भर्ती भी हो गए। आप क्या कह रहे थे? हाँ, देवीलाल जी जब अंतिम समय में हॉस्पिटल में दिल्ली वहाँ भर्ती थे, तब बोल नहीं पा रहे थे और वो कुछ बोलने की कोशिश कर रहे थे और हाथों से इशारा कर रहे थे, यूं यूं। हारमोनियम बजा के दिखा दे तो भाई। उनका जो पीए था वो शमशेर, तो वो बोला मैं समझ गया, बोला ये हारमोनियम के लिए ये कर रहे हैं, बालोटिया जी को बुलाने के लिए कर रहे हैं। लेकिन फिर हमारा है बालोटियों की डाणी, तो वो 2 बंदे गए, वो बालोटे गांव था, वहां आके पूछा, वहां थे नहीं, तो बाद में वो फिर पिताजी तो वहाँ पहुँच नहीं पाए और वो चले गए।
मैं उसके शमशेर सिंह के पास उसके जो डीएसपी डीवाईएसपी था, मेरे नंबर थे, उन्होंने मेरे रिंग किया था। मैं उस टाइम ऑफ पराक्रम में ये डिप्लॉयड थे जो पार्लियामेंट अटैक, तो मैं तो फील्ड में था, तो मैंने कहा देखो मैं दिल्ली में नहीं हूँ, नहीं मेरे पास है, वो गाँव में ही है, तो आप मैसेज को भी देना है तो वही देना पड़ेगा। तो वो मिल नहीं पाए फिर। एक कवि का पद कितना बड़ा होता है, ये पूरे परिवार से जो किस्से सुने हैं, उनके दोस्तों के, मित्रों के, राजनीति से जुड़े। हमारे आदि, मध्य और आधुनिक काल 3 भागों में राजस्थानी साहित्य को बांटा गया है। जब मध्यकाल की हम बात करते हैं तो एक रियासत में, हर रियासत में वैसे तो एक राजकवि होता था। उस समय चारण और भाट ज़्यादा राजकवि होते थे। तो मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, आप कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। एक राजा के एक कवि ऐसे थे कि वो उनके सम्मान में खुद तो घोड़े पे चढ़े, उसको हाथी पे चढ़ाया कवि को। और उन्होंने बहुत सारे गांव भी उनको दान में दिए थे रियासत काल में। ये उन कवियों का सम्मान था। जिस देश में लेखकों और कवियों का सम्मान नहीं होता है। मार्टिन लूथर ने एक कविता में, जब सेकेंड वर्ल्ड वार में दुनिया को हिटलर ने झोंक दिया था, उस समय एक बात लिखी थी कि सबसे पहले वो लोग जो दुनिया को युद्धों में झोंकने वाले लोग हैं, जो मैं ये कहूँगा तानाशाही के प्रतीक हैं, उन्होंने, मार्टिन लूथर लिखते हैं अपनी इंग्लिश में वो कविता है, जर्मन में है वो, मगर उसका हिंदी से तर्जुमा होकर, ट्रांसलेट होकर जब राजस्थानी में हमने कथेसर पे छापा तो उसका भाव ये था कि वो सबसे पहले लेखकों और कवियों को मारने के लिए आए तो हम कुछ नहीं बोले, क्योंकि हम लेखक और कवि नहीं थे। उसके बाद में वो बुद्धिजीवियों को, पत्रकारों को, गायकों को मारने के लिए आए तो हम कुछ नहीं बोले, क्योंकि हम गायक नहीं थे। उसके बाद में वो प्रोटेस्टेंटों को मारने के लिए आए तो हम कुछ नहीं बोले, क्योंकि ईसाइयों में भी ये 2 शाखाएं थी, एक और थी जैसे हमारे प्रोटेस्टेंट्स और कैथलिक में, तो हम वो नहीं थे, इसलिए हम कुछ नहीं बोले। जब वो हमें मारने के लिए आए तब तक हमारी पक्ष में बोलने वाला कोई नहीं था। दोस्तों, थोड़ी देर बाद दोस्तों मैं ये कहना चाहता हूँ कि एक लेखक कितनी बड़ी समाज की धरोहर हो सकता है, ये हम धर्मपाल जी बालोटिया के परिवार से बात करके कुछ समझ सकते हैं। इसलिए ये हमारे समाज की निधि होते हैं, पूंजी होते हैं, विरासत होती है, धरोहर होती है, इन्हें हमें संभाल के रखना चाहिए। आज ये कार्यक्रम करते हुए जब दीदी जी ने, शकुंतला जी ने, माता जी ने और राम सिंह जी ने, कर्नल साहब ने और सुरेंद्र जी ने, स्नेहलता जी ने, सुमित्रा जी ने बातें बताई उनके जीवन से जुड़ी हुई, तो मेरे जीवन पे तो संतोष जी ना हाँ, सुमित्रा जी, हाँ, तो मैं माफ़ी चाहूँगा इसके लिए, नाम मिस हो गया। तो मतलब मैं इतना गदगद हूँ और मुझे ये लगता है कि धर्मपाल जी बालोटिया ने जो यातनाएं उस समय क्रूर शासन की झेली और भूखे प्यासे रह के गाँव-गाँव में जाके जन जागरण किया, हम तो आज भी उस रास्ते के राही हैं और रहना भी चाहिए। किसी को तो मसाल लेके चलना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं मैं इस परिवार का हिस्सा खुद को समझते हुए आज मैं ढूंढते ढूंढते कई सालों के बाद मेरे परिवार में आ मिला हूँ, ऐसा मुझे महसूस होता है। ये कार्यक्रम कैसा लगा बताना। इस दौरान इस दौरान हमारे से कोई भी शब्द गलत निकल गया हो, कोई हम सब से भी कोई चूक हो गई हो, तो इसका मतलब हमारा किसी का दिल दुखाना नहीं है। आप हमें माफ़ करेंगे और हम ये चाहते हैं कि आप ये कार्यक्रम दूर तक देखें। और इस कार्यक्रम के अंत में मैं उस चीज़ को छू के देखना चाहता हूँ, गोद में लेके। मैं हमारे डायरेक्टर साथी से निवेदन करूँगा कि वो ये हारमोनियम मुझे देवें जो उनकी विरासत थी। ये वो हारमोनियम है जो ज़िंदगी भर पता नहीं कितने गाँव की कितनी चौपालों में, कितनी विपरीत परिस्थितियों में जाके अंधविश्वास के खिलाफ, शिक्षा के जागृति के लिए, समाज में व्याप्त तमाम तरह की बुराइयों को मिटाने के लिए अपनी बुलंद आवाज़ में, दीदी ने अभी मेरे को बताया था कि जब वो गाते थे तो उनकी आवाज़ इतना अलाप लंबा और इतनी बुलंद आवाज़ थी कि पास पास अगर गांव होते थे तो लाउड स्पीकर की ज़रूरत नहीं होती है, उसमें वो दूर तक सुन जाते थे। तो उस हारमोनियम को मुझे बजाना नहीं आता है, मैं छू रहा हूँ, सिर्फ महसूस कर रहा हूँ सारी तरंगों को। और मैं यहाँ शायर लुधियानवी को याद करूँगा। शायर लुधियानवी ने लिखा, उनकी बुलंद आवाज़ को ये शेर समर्पित है कि अब तेरा प्यार सताएगा तो तेरी हस्ती मेरी मस्ती भरी आवाज़ में ढल जाएगी, और ये रूह जो तेरे लिए बेचैन सी है गीत बन के मेरे होठों पे मचल जाएगी, गीत बन के मेरे होठों पे मचल जाएगी। शुक्रिया दोस्तों, नमस्कार।